तो एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। मेरी आशा है कि मेरे सभी दर्शक सुरक्षित होंगे। जुर्म की इन सच्ची दास्तान की इस कड़ी में आज हम एक ऐसी सच्ची घटना को लेकर आए हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएँगे। ये कहानी है हवस की, ये कहानी है धोखे की और ये कहानी है एक ऐसे जुर्म की जिसे आप आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे इस चैनल सच्ची घटना पर नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके पास कोई जुर्म होता है या किसी के साथ कोई घटना घटती है, तो सबसे पहले वो इंसान लोकल पुलिस में जाता है और कभी पुलिस उस व्यक्ति की मदद नहीं करती है, तो वो व्यक्ति अपनी लोकल एसडीएम, अपनी लोकल प्रशासन के पास जाता है। लेकिन आज की सच्ची घटना में हुआ कुछ ऐसा कि एक एसडीएम ही धोखे, हवस और एक साजिश का शिकार हो गई और ये धोखा कुछ इतना भयंकर था कि उन्हें अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ गया। तो आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के डिंडौरा में हुए सनसनीखेज हवस, धोखे, लालच और एक साजिश की कॉकटेल बनी हुई स्क्रिप्ट की। दरअसल मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है डिंडोरी और उसी के पास एक कस्बा है शाहपुरा। इसी शाहपुरा कस्बे की एक एसडीएम होती हैं, जिनका नाम होता है निशा नापित शर्मा। जी हाँ, निशा नापित शर्मा एक एसडीएम होती हैं और वहीं शाहपुरा कस्बे में कार्यरत होती हैं, जिनकी शादी 3 अक्टूबर 2020 को मनीष शर्मा नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। ये शादी मंडला में ही हुई थी, जो मध्य प्रदेश का एक दूसरा जिला लगता है। तो अब आइए बात करते हैं उस मुख्य मुद्दे पर, जब ये घटनाक्रम हुआ था। वो दिन था 28/24 का और वक्त था दिन की करीबन 2 बजे के आसपास का, जब एसडीएम निशा नापित शर्मा के पति मनीष शर्मा कहीं बाहर गए हुए थे। जब वो अपने काम से लौटकर घर आते हैं, तो वो ये देखते हैं कि इनकी पत्नी निशा नापित शर्मा बेड पर औंधे मुंह पड़ी हुई थी। उन्हें लगा कि ये सो रही हैं, इसलिए उन्होंने जगाना उचित नहीं समझा। लेकिन काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी जब वो नहीं उठती हैं और एक ही तरफ ऐसे ही पड़ी रहती हैं, तो इन्हें कुछ शक होता है और ये निशा को जगाने का प्रयास करते हैं, तो निशा नहीं उठती हैं। तो मनीष निशा को बेसुध और मरणासन्न अवस्था में देखकर बेचैन हो जाते हैं और तुरंत ही अपने ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी गाड़ी लेकर यहाँ बंगले पर आ जाओ, हमें मैडम को लेकर हॉस्पिटल जाना है। ये ड्राइवर उनकी ये बात सुनकर आधे से 1 घंटे के बीच में गाड़ी लेकर मैडम के पास आ जाता है और मनीष निशा को गाड़ी में लेकर पास के ही एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अस्पताल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर के पूछने पर मनीष डॉक्टर से ये बताते हैं कि निशा ने व्रत रखा था और निशा को उल्टियाँ होनी शुरू हो गई थी। मैंने मना भी किया था कि व्रत मत रखो, क्योंकि तुम्हारी सेहत बहुत कमज़ोर है और तुम्हें काम के सिलसिले में बाहर भी रहना पड़ता है और चूँकि तुम एक एसडीएम हो तो अपना ख़्याल रखो और व्रत मत रखो। लेकिन इन्होंने ज़िद करके मेरे मना करने के बावजूद भी व्रत रखा और अभी इनकी हालत कुछ यूँ बिगड़ गई है कि ये मुझसे बात भी नहीं कर पा रही हैं। अब चूँकि डॉक्टर को एक शक होने लगता है कि इतनी देर के बाद ये अपनी पत्नी को लेकर इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं और मामला एक एसडीएम से जुड़ा होने के कारण वहाँ की लोकल पुलिस को खबर देना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए वहाँ के डॉक्टर ने सीधे-सीधे पुलिस को फ़ोन लगा दिया और पुलिस ने भी आकर इस मामले की जाँच करनी शुरू कर दी। शुरुआती जाँच में सबसे पहला शक जो जाता है वो मनीष, निशा के पति के ऊपर ही जाता है और वो मनीष से कुछ सवाल पूछने शुरू कर देती है। कि शुरुआत में मनीष ये कहता है कि उसकी पत्नी ने अमरूद खा लिया था और इससे उसे उल्टियाँ होनी शुरू हो गई थी और कभी वो झूठी कहानियाँ बनाने की कोशिश करने लगता है, तो कभी वो ये कहता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया था और इन्हें चक्कर आ रहे थे। तो पुलिस को शुरुआत में ही मनीष का कुछ व्यवहार बदला-बदला सा और हड़बड़ाहट सी नज़र आ रही थी। इससे पुलिस को शक हो जाता है
इधर डॉक्टरों की टीम भी अपना काम करना शुरू कर देती है। वो निशा की मेडिकल जांच करनी शुरू करती है, जिससे प्रथम दृष्टया ही ये सिद्ध हो जाता है कि निशा नापित शर्मा, जो कि एक एसडीएम थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। जैसे ही ये खबर निकल कर बाहर आती है कि एसडीएम साहब की मौत हो चुकी है, तुरंत ही पुलिस और आला अधिकारियों के कान खड़े हो जाते हैं और अब इस बात की जांच होने लगती है कि मौत का कारण क्या था और ये मौत कैसे हो गई। अब पुलिस इस बात को सोचने लगती है कि आखिर हुआ क्या था कि जब निशा को उल्टियां आ रही थी तभी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया गया। और डॉक्टरों ने जैसा बताया कि निशा की मौत 6 से 7 घंटे पहले ही हो चुकी थी, तो इतनी देर के बाद ये मेडिकल के लिए अपनी पत्नी को यहाँ क्यों लेकर आए, इस बीच ये क्या कर रहे थे। ऐसे ही कुछ कई सारे सवाल थे जो पुलिस और लोगों के मन में घुमड़ रहे थे। वहीं मौके की नज़ाकत को समझते हुए वहीं के एक लोकल एसपी अखिल पांडे, जो वहीं पदस्थ थे, उन्होंने सारे मामले को अपने हाथ में ले लिया और फौरन ही इस मामले की जांच करनी शुरू कर दी। क्योंकि मामला एक एसडीएम से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए इस मामले में तुरंत ही कार्रवाई भी की गई। तो पुलिस का सबसे पहला शक गहराता है मनीष शर्मा के ऊपर। पुलिस मनीष शर्मा से ये पूछती है कि आपको कब पता चला कि आपकी पत्नी की तबीयत खराब है। तो ये बोलते हैं कि जब ये 27 तारीख को अपने काम से वापस लौट कर के आई और जब मैं घर पे था, तो मुझे ये पता चला कि ये व्रत हैं और इन्होंने अमरूद खा लिया था। तो मैंने इनसे मना किया कि आप अमरूद मत खाइए, लेकिन फिर भी इन्होंने अमरूद खा लिया और ये व्रत थी। और चूंकि जाड़े का मौसम था तो इनकी तबीयत बिगड़ने लगी, इन्हें उल्टियाँ होनी शुरू हो गईं। तो मैंने इनसे मना भी किया कि आप अपनी स्वास्थ्य की जांच करवाइए और आप मेडिकल ले लीजिए, लेकिन इन्होंने साफ-साफ मना कर दिया। इसके बाद मुझे कहीं काम आ गया तो मैं बाहर चला गया था। बाद में जब आया तो देखा कि ये बेड पे बेसुध पड़ी हुई थी। इतना सुनने के बाद पुलिस सतर्क हो जाती है और कहीं न कहीं उसे मनीष के ऊपर शक हो जाता है। इसके बाद पुलिस सीधा एसडीएम साहब के उस क्वार्टर की तरफ जाती है, जहां पुलिस ये देखती है कि बेड साफ है, लेकिन जब पुलिस जांच करती है तो बाथरूम में जाने पर यह पता चलता है कि वॉशिंग मशीन में एक बेडशीट और एक तकिया पड़ी हुई है, जिसे अभी तक निकाला नहीं गया है। पुलिस ये सोचने लगती है कि आखिर ये नई ताजा बेडशीट और ये तकिया वॉशिंग मशीन में क्यों डालकर रखी गई है और इसे निकाला क्यों नहीं गया है। बस पुलिस का शक और गहराने लगता है। अब पुलिस आखिर ये सोचने लगती है कि पूरे घर में सिर्फ एक बेडशीट और एक तकिया को ही क्यों धुला गया और अचानक से सिर्फ एक साफ तकिए और बेडशीट को धोने की क्या जरूरत आन पड़ी। जब पुलिस इस मामले में मनीष से पूछताछ करती है तो मनीष कहता है कि हाँ, मैंने ही धुला था क्योंकि ये गंदे हो गए थे। पुलिस कहती है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी के बैकग्राउंड की बात की जाए तो यहाँ दो किरदार थे, एक निशा और दूसरा मनीष। अब निशा, जिनकी उम्र 51 वर्ष थी, वहीं मनीष की उम्र 45 साल थी। तो दोनों के बीच में 6 साल का एक डिस्टेंस था। जहाँ निशा एक काबिल एसडीएम के पद पर कार्यरत थी, वहीं मनीष एक 5वीं फेल, एक कंडक्टर और एक बेरोजगार इंसान था। अब आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर इतनी पढ़ी लिखी एक एसडीएम ने एक बेरोजगार, नाकाबिल और एक 5वीं फेल इंसान के साथ शादी कैसे कर ली। तो इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दोस्तों, मनीष जो था वो बेहद लापरवाह और नालायक किस्म का इंसान था। जब ये 5वीं क्लास में ही फेल हो जाता है तो इसे इसके घर पर बहुत डांट पड़ती है। इसके घर वाले इसे बहुत डांटते हैं और पूछते हैं कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, आखिर सारा दिन करते क्या हो। तो इन सारी बातों से मनीष बहुत झुंझला जाता है और घर छोड़कर भाग जाता है। फिर साल 1956 में मनीष के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और मनीष के पास जब ये संदेश भिजवाया जाता है तो मनीष एक लापरवाह, एक गैर जिम्मेदाराना इंसान की तरह ये संदेश भिजवा देता है कि वो बहुत बिजी है और अपने पिता के दाह संस्कार में वो हिस्सा नहीं ले सकेगा। जी हाँ, मनीष ने कुछ ऐसे ही संवेदनहीनता का परिचय दिया
और अपने पिता की अंतिम संस्कार की क्रियाक्रम में भी नहीं आया। दोस्तों फिर आता है साल 2002, जब वो एक बार फिर से अपने घर आता है और अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। ये कहने लगता है कि मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए और मैं अब आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। घर पे वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। तो इस बात से आज ही जाकर के घर वाले इसका हिस्सा अलग कर देते हैं, जिसे बेच बाच करके वो फिर से अय्याशी करना, घूमना फिरना शुरू कर देता है और एक बार फिर से वो घर से चला जाता है। इसके बाद वक्त बीतता है और आता है साल 2014, जब मनीष के बड़े भाई की भी मृत्यु हो जाती है। जब मनीष के बड़े भाई की मृत्यु होती है तो एक बार फिर से मनीष के पास संदेश भिजवाया जाता है और कहा जाता है कि तुम अपने पिता की मृत्यु में नहीं आ सके थे, अब अपने भाई की मृत्यु पर तो आ जाओ। लेकिन एक बार फिर से मनीष ने वही रवैया अपनाया और फिर से कह दिया कि वो बहुत व्यस्त है और वो अपने भाई की मृत्यु के क्रियाक्रम में, उनके इस समारोह में नहीं आ सकता है। और एक बार फिर से मनीष ने इस अंत्येष्टि के क्रियाक्रम से दूरी बना ली। दोस्तों मनीष की इस संवेदनहीनता को देखकर उसके घर वाले उससे बहुत क्षुब्ध होते हैं और उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। मनीष के जैसे पर लग गए थे, उसे बहुत खुशी हो रही थी कि अब उसे परेशान करने वाला कोई नहीं है। फिर उसके बाद मनीष ने जब देखा कि उसके घर से उसका अब कोई रिश्ता नाता नहीं रह गया है, तो उसने एक बस कंडक्टर की नौकरी शुरू कर दी और धीरे-धीरे करके समय गुजरने लगता है। फिर आता है साल 2018। साल 2018 में ये वो समय था जब मनीष ने एक लड़की से शादी कर ली और शादी करने के बाद वो अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर वापस आता है और अपनी माँ से मिलाता है। अपनी माँ के पैर छूकर वो ये कहता है कि माँ, ये तुम्हारी नई बहू है, मैंने इससे शादी कर ली है। माँ इस बात को देखकर बहुत खुश होती हैं और आशीर्वाद देती हैं और ये कहती हैं कि चलो कुछ न कुछ करने तो लगा। और धीरे-धीरे करके अब उसकी ज़िंदगी भी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन शादी के 6 महीने बीतते-बीतते ही मनीष उस लड़की से भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है और उससे मारपीट करना शुरू कर देता है। नौबत ये आ जाती है कि दोनों में तलाक हो जाता है और एक बार फिर से मनीष अकेला पड़ जाता है। और अब मनीष के दोस्त उसे ये सलाह देते हैं कि तुम एक नई लड़की से शादी कर लो। मनीष को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और मनीष एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे अपनी शादी का इश्तिहार छपवा देता है। अब चूंकि मैट्रिमोनियल साइट थी तो वहां पर ये पांचवी फेल कंडक्टर अपने आप को एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर और एक रईस प्रोफाइल के रूप में शो करता है, जिसे देखकर कोई भी अच्छे घराने की लड़की फंस सकती थी। कुछ ऐसा ही होता है निशा के साथ। निशा की नज़र भी इस मनीष की प्रोफाइल पर पड़ती है और मनीष की इस प्रोफाइल को देखकर सोचती है कि ये हमारी उम्र का ही एक इंसान है जिसकी अभी तक शादी नहीं हो सकी है। और चूंकि मामला एक प्रॉपर्टी डीलर का और एक हाई प्रोफाइल शादी के इश्तिहार से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए निशा को भी ये रिश्ता अच्छा लगने लगता है और निशा इससे बात करनी शुरू कर देती हैं। स्टार्टिंग में मैट्रिमोनियल वेबसाइट की इस चैटिंग में मनीष ने निशा से बहुत अच्छी तरह से बातचीत की और अपने आप को बहुत बड़ा रईस और एक अच्छा प्रॉपर्टी डीलर बताया, जिससे सुनकर जिसकी बातों को सुनकर निशा बहुत प्रभावित हुई। दोस्तों अगर वही निशा नापित शर्मा की बात की जाए तो निशा नापित शर्मा एक बेहद तेज तर्रार और एक होनहार स्टूडेंट थी, जो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर की रहने वाली थी और ये सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारियां कर रही थी। और साल 2003 में इन्होंने एमपीपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया और नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत थी। और धीरे-धीरे इनकी जब प्रमोशन होती है तो ये नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पद पर कार्यरत हो जाती हैं और इनकी प्रमोशन चल रही होती है। अब चूंकि ये एक होनहार एसडीएम के पद पर कार्यरत थी, तो निशा को देखकर मनीष को भी ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर शादी हो जाए तो मेरी बाकी की ज़िंदगी पूरी अय्याशी के साथ कटेगी और अब मुझे किसी से कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इस बात को सोचकर मनीष ने ही उन्हें शादी का ऑफर दिया।
तब चूँकि मनीष ने ही जब इन्हें शादी के लिए सबसे पहले प्रपोज़ किया, तो निशा भी कहीं न कहीं सोचने लगती हैं कि ये एक प्रॉपर्टी डीलर का इतना अच्छा रिश्ता है और कहीं न कहीं ये मेरे ऐज से मैच करता है, तो ये शादी अच्छी शादी है और मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। 3 अक्टूबर 2020 को ये शादी मंडला में ही एक मंदिर में हो जाती है, जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होता है। उसके बाद जब शादी के कुछ दिन बीतते हैं, तो एसडीएम साहिबा को ये पता चलता है कि उनके पति यानी कि मनीष शर्मा, जिसने खुद को एक प्रॉपर्टी डीलर बताया था, दरअसल वो एक बेरोजगार इंसान है, 5वीं फेल है और एक बस कंडक्टर की नौकरी करता था। अपने साथ हुए इतने बड़े धोखे को देखकर मनीष से वो बहुत झगड़ा करती हैं और एक बहुत कलह का कारण बन जाता है। इसके बाद एसडीएम साहिबा ये सोचती हैं कि चलो कोई बात नहीं, जैसा हुआ इसको बर्दाश्त कर लेती हूँ और अपने पति को किसी न किसी बिजनेस में लगा दूंगी या अगर उन्हें नौकरी करनी है तो उसके लिए भी वो प्रयास करके नौकरी कर लेंगे और लाइफ सेटल हो जाएगी। अब चूंकि मनीष को नौकरी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए निशा ने अपने ऊपर 10 लाख रुपए का एक लोन लिया, जिससे उन्होंने मनीष को देकर ये कहा कि आप इससे कुछ अच्छा सा बिजनेस शुरू कर लीजिए और आप जो हुआ उसे भूल जाते हैं। मनीष को ये बात बहुत अच्छी लगी। इसके बाद मनीष ने एक बिजनेस करने का ट्राई किया और दोस्तों वो बिजनेस था अय्याशी का, यहाँ वहाँ पैसे उड़ाने का और दूसरी लड़कियों पर खर्च करने का, शराब में, जुए में उड़ाने का। इस बात को देखकर एसडीएम साहिबा बहुत नाराज होती हैं और धीरे-धीरे करके जितने पैसे एसडीएम साहिबा ने इनके मनीष के काम के लिए लगाए थे, वो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। इस बीच मनीष अपनी पत्नी से मारपीट और उन्हें शारीरिक यातनाएं, मानसिक यातनाएं पहुंचानी शुरू कर देता है और पैसों की मांग करनी शुरू कर देता है। इससे एसडीएम साहिबा बेहद परेशान रहने लगती हैं। साल 2021 में निशा अपने पति मनीष के व्हाट्सएप पर एक स्टेटस देखती हैं, जो कि गाजियाबाद की एक औरत का होता है, जिसका पति गुजर चुका था। निशा इस मामले में अपने स्तर से जांच पड़ताल करती हैं, तो ये पता चलता है कि कोरोना काल के दौरान ही इसके पति की भी मृत्यु हो चुकी थी और आजकल इन दिनों मनीष का अफेयर इसी औरत के साथ चल रहा है, जो दिखने में बेहद खूबसूरत है और इसकी एक बेटी भी है। इस बात की सच्चाई को जानकर निशा का मनीष से बहुत झगड़ा होता है और मनीष निशा पर हाथ उठा देता है। लेकिन मनीष के रवैये में कोई बदलाव नहीं होता है। मनीष ने अपनी अय्याशी और अपनी रंगरलियों का ये दौर जारी रखा और अब भी वो निशा को धोखा दे रहा था। इस बात से निशा बेहद परेशान रहने लगी। निशा के साथ मारपीट, उन्हें मानसिक पीड़ा और उन्हें शारीरिक यातना देने के बाद जब मनीष का मन नहीं भरा, तो निशा ने ये सोचा कि इसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देती हूँ और मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं अपनी बड़ी बहन को दे देती हूँ और अपनी बड़ी बहन के बेटे के नाम पर कर देती हूँ। जब निशा अपनी बड़ी बहन को और अपनी बड़ी बहन के बेटे को अपना नॉमिनी बना देती हैं, तो इस बात को जानकर मनीष तिलमिला उठता है और वो निशा से और ज़्यादा मारपीट करने लगता है और ये कहने लगता है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी का नॉमिनी बनाओ और मुझे भी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, मुझे भी अपने पैसों का नॉमिनी बनाओ, मैं भी पैसे खर्च करना चाहता हूँ, जिसे निशा ने साफ साफ मना कर दिया। चूंकि निशा की प्रॉपर्टी से एक फूटी कौड़ी भी मनीष को नहीं मिलने वाली थी और निशा मनीष से दूरी बनाकर रखने लगी थी, इन सब बातों को जानकर मनीष और चिड़चिड़ाहट में निशा के साथ और ज़्यादा मारपीट करनी शुरू कर देता है। तो दोस्तों जब ये मारपीट का सिलसिला थम नहीं रहा था, तो एक दिन मनीष ने निशा से पूछा कि मुझे भी नॉमिनी कब बनाओगी? तो निशा ने कहा कि जब तुम मेरे साथ प्यार से रहोगे और कुछ दिन अच्छे से रहोगे और जब मुझे तुम पर भरोसा होने लगेगा, तब मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का और अपनी ज़मीन का और अपने सभी पैसों का नॉमिनी बना सकती हूँ। कुछ दिन यूँ बीतते हैं जब मनीष का व्यवहार कुछ बदलने लगा था। लेकिन जब मनीष ने ये देखा कि निशा ने अभी भी उसे अपनी प्रॉपर्टी में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है और अभी भी नॉमिनी बनाने के विषय में नहीं सोच रही है, तो फिर से वो निशा के साथ मारपीट करनी शुरू कर देता है
और 28 जनवरी 2024 का वो दिन था जब मनीष ने निशा के साथ एक बार फिर से मारपीट की और निशा का उसी तकिए से दम घोट कर उनकी हत्या कर दी। अब मनीष के मन में ये चल रहा था कि चूंकि ये एक एसडीएम है और इस घटना की जांच पड़ताल जरूर होगी, तो इसलिए मनीष ने तुरंत ही उस तकिए को वॉशिंग मशीन में डाल दिया और पुलिस को झूठी कहानी सुनाने लगा कि निशा को उल्टियां हो रही थी या निशा की तबीयत बिगड़ गई थी। तो कभी ये कहने लगा कि निशा को चक्कर आ रहे थे। ऐसी झूठी मनगढ़ंत कहानियां बनानी शुरू कर देता है। लेकिन पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए 24 घंटों के भीतर भीतर ही फॉरेंसिक टीम और अपनी जांच पड़ताल से इस बात को सिद्ध कर दिया कि मनीष ने ही अपनी पत्नी निशा नापित शर्मा की बेदर्दी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। और इसके साथ ही साथ इस घटना का पटाक्षेप हो जाता है। अब फॉरेंसिक की टीम को जो तकिए पर खून के निशान मिले थे जब मनीष ने निशा का गला घोंटा था, तो कुछ खून के दाग, कुछ खून के धब्बे और बेडशीट पर जो हाथापाई के कुछ निशान थे, इन सारे सबूतों को देखकर फॉरेंसिक की टीम ने ये सिद्ध कर दिया कि मनीष ने ही निशा की हत्या की थी। और बाकी का जो गुनाह का इकरारनामा होता है वो मनीष ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी निशा की हत्या की थी। तो पुलिस की टीम बाकी सारे सबूतों और बाकी सारे गवाहों को इकट्ठा कर रही है। मनीष शर्मा अभी जेल में ही सड़ रहा है और पुलिस अपनी कार्यवाही में व्यस्त है। तो मेरे दोस्तों, मेरे सभी दर्शकों, इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है। दरअसल इस कहानी के माध्यम से हम आपको एक जन जागरूकता का संदेश देना चाहते हैं और आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है? आप किस शहर से इस कहानी को देख रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ इस कहानी के विषय में, इस सच्ची घटना के विषय में कुछ मैसेज जरूर ड्रॉप कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नाम और आपके शहर का नाम जरूर लेंगे। एक नई वीडियो लेकर हम सच्ची घटना में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।